नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। यानी कि ये जो मुस्लिम लॉज आज हम प्रैक्टिस करते हैं, जो इस्लामिक कम्युनिटी प्रैक्टिस करती है, वो कहाँ से आए हैं, उसका सोर्स क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। जो सबसे पहला सोर्स है मुस्लिम लॉज का, वो है कुरान। ये इस्लामिक कम्युनिटी का धर्म ग्रंथ भी है। जैसे श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिए थे उसे हम गीता कहते हैं, उसी तरीके से जो अल्लाह ने, भगवान को इस्लामिक कम्युनिटी में अल्लाह कहा जाता है, तो अल्लाह ने जो एंजल गैब्रियल थे उनके थ्रू कुछ टीचिंग्स, कुछ उपदेश जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद साहब को दिए थे, उसे हम कुरान कहते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद ने इसको खुद नहीं लिखा था, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये टीचिंग्स दी थी, जिन्होंने इसको एक टेक्स्ट के रूप में डेवलप किया। इसके अंदर 114 चैप्टर्स हैं और 6000 से ज़्यादा आयत हैं, जो कि रिलीजन, लॉ और मोरालिटी के ऊपर बात करती हैं। लेकिन इसमें से केवल 200 आयत ऐसी हैं, 200 वर्सेस। आयत यानी जैसे श्लोक होते हैं वैसे ही आयत होती है, वर्सेस। तो ये इसमें 6000 आयतों में से केवल 200 आयत ऐसी हैं जो कि लीगल मैटर्स पर डील करती हैं, और उसमें से भी केवल 80 ऐसी हैं जो कि पर्सनल लॉज पर डील करती हैं। तो इसको हम कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट नहीं कह सकते मुस्लिम पर्सनल लॉज के ऊपर कुरान को, एक इनकम्प्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉज। ठीक है जी। और ये जो उस समय की एविल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, जैसे कि चाइल्ड इन्फेंटिसाइड है या अनलिमिटेड पॉलीगैमी है, उस समय जो मर्द होते थे उनको ये इजाज़त थी कि वो कितनी भी औरतों के साथ शादी कर सकते हैं। तो ऐसी जो प्रैक्टिसेस थी, या गैम्बलिंग है, जुआ है, उन सभी प्रैक्टिसेस के खिलाफ इसमें जो है उनको ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए, या कोई भी रोकने के लिए उन प्रैक्टिसेस को बहुत सारी जो आयत हैं वो बताई गई हैं। तो मोरालिटी के बारे में भी इसमें काफ़ी चर्चा की गई है। अगला जो सोर्स है मुस्लिम लॉज के बारे में, वो है सुन्ना। सुन्ना वो सारी टीचिंग्स हैं जो कि कुरान के अलावा प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने दी। जैसे कि उन्होंने कभी भी उनके सामने कोई बात पूछी गई उनसे, या कही गई, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, या उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या काम किए, कैसी उनकी दिनचर्या रहती थी, है ना। या फिर जब भी उनसे कोई सवाल पूछा गया, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हो, कई बार वो साइलेंट भी होंगे। तो उनका जो बिहेवियरल कंडक्ट था, जो बिहेवियर रहा था, जो एटीट्यूड रहा था चीज़ों को लेकर के, वहाँ से कुछ इन्फरेंसेस निकाली गई। वहाँ से देखा गया कि वो क्या बताना चाहते हैं लोगों को, एक एग्जाम्पल सामने रख के, खुद को एक एग्जाम्पल के रूप में सामने रख के वो लोगों को क्या समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से उनको अपना जीवन जीना चाहिए। तो ये जो इनडायरेक्ट टीचिंग्स हमें मिली थी कुरान के अलावा, उसको हम कहते हैं सुन्ना। ठीक है जी। तो यहाँ पे कहा गया है, वट एवर द प्रॉफिट सेड एक्सेप्ट द टीचिंग्स ऑफ कुरान, what he said, what he did, and also his silence in questions put before him to solve a problem or issue in those days became a precept or general rule or tradition। तो जो भी उन्होंने कहा या किया, या वो साइलेंट भी रहे अगर कुछ चीज़ों पर, तो उसको हमने एक प्रिसेप्ट के रूप में डेवलप कर दिया। प्रिसेप्ट यानी कि एक जनरल रूल हो सकता है, या ट्रेडिशन, है ना, परंपरा के रूप में उसको डेवलप कर दिया कि भैया जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तीसरा है इजमा। देखो, जो सुन्ना है और जो कुरान है, वो दोनों प्रॉफेट मोहम्मद साहब के समय की चीज़ें हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होंगी जो कि उस समय नहीं थी लेकिन आज हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए तीसरा सोर्स है इजमा। इजमा में कहा गया है कि जो भी कुरान और सुन्ना में चीज़ें नहीं बताई गई हैं, अगर कोई भी रूल नहीं है आज की प्रॉब्लम को देखकर, समझकर, तो ऐसे केस में जो लर्नेड प्रोफेशनल्स हैं, जो कानून की जानकारी रखते हैं, जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स भी हैं, उनके बीच में कॉन्सेंसस बनाना पड़ेगा कि ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो ये भी एक जो इजमा है वो भी एक सोर्स है मुस्लिम पर्सनल लॉज के बारे में। और इजमा जो है वो 3 तरीके का होता है। सबसे पहले उन लोगों का ओपिनियन लिया जाता है जो कि कंपेनियंस थे प्रॉफेट मोहम्मद के, यानी कि जब प्रॉफेट मोहम्मद अपनी टीचिंग्स दे रहे थे तो उन्होंने उन टीचिंग्स को डायरेक्टली प्रॉफेट मोहम्मद से ही लिया था, लेकिन ऐसे लोग अब तो जीवित नहीं है। तो दूसरी कैटेगरी आती है इजमा ऑफ जूरिस्ट्स की, यानी कि जो कि वो लोग जो कि प्रॉफेट मोहम्मद के फॉलोअर्स हैं लेकिन डायरेक्टली उनसे उन्होंने टीचिंग्स नहीं ली हैं, और वो लर्नेड प्रोफेशनल्स हैं, कानून की जानकारी रखते हैं। ठीक है जी। तो उनका एक कॉमन कंसेंसस बनेगा, तो उसको भी हम इजमा की कैटेगरी में डालेंगे। और तीसरा एक इजमा होता है इजमा ऑफ पीपल, यानी कि जन साधारण में अगर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ से भी हम एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बना सकते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो कम रखी गई है, क्योंकि भैया जब जन साधारण की आप बात करते हो तो उसमें अनपढ़ लोग भी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। हर किसी का जो ओपिनियन है वो हर एक चीज़ को लेकर के अलग हो सकता है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसीलिए वैल्यू भी कम रखी गई है। सबसे ज़्यादा वैल्यू थी कंपेनियंस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद की, उसके बाद जूरिस्ट की, और उसके बाद पीपल की। ठीक है जी। चौथा जो सोर्स है वो है कियास। कियास का मतलब है एनालॉजिकल डिडक्शन, यानी कि वैसे अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो वो है मेजर।
नापना, यानी कि मेजरिंग अ थिंग इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड। अब एक स्टैंडर्ड स्थापित कर दिया गया था। कुरान में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए, सुन्ना में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए, इजमा में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए। अब कियास जो है वो वहाँ से रीज़न निकालेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसके पास ऐसी आती है जो कि इन तीनों ही सोर्सेज से सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई नया कानून नहीं बनाएगा कियास में। तो वो क्या करेगा कि वो रीज़न देखेगा कि जैसे मान लो उस समय पर ये कहा गया कि जो शराब है उसको पीना मना है शरीयत के हिसाब से, तो क्या उसका मतलब सिर्फ शराब पीना मना है या कोई भी नशीला पदार्थ लेना मना है? ये क्या है? ये एक रीज़न है, एनालॉजी है। अब आज की प्रॉब्लम को उस समय की प्रॉब्लम से, उस समय के प्रिंसिपल से कंपेयर कर रहे हो और रीज़न के आधार पर, तर्क के आधार पर डिडक्शन कर रहे हो, एक प्रिंसिपल निकाल रहे हो, एक नया कानून नहीं बना रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो लॉज को जो कि पहले ही कुछ प्रिंसिपल्स में इनडायरेक्टली दिए गए हैं। तो इसको कहते हैं कियास। जैसे कि मान लो कहीं पर किसी आयत में ये लिखा गया है कि अपने हाथ से आप अपनी जान ना लें, तो इसका मतलब क्या है? क्या आपको बीड़ी और सिगरेट पीना भी मना है? तो ये क्या है? ये आपने रीज़न से निकाला, कोई नया कानून नहीं बनाया है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं कियास। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। ये सारी जो 4 सोर्सेज मैंने आपको बताई, कुरान, सुन्ना, इजमा और कियास, ये थी प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। अब आती हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसमें सबसे पहले आते हैं कस्टम्स। देखो, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अपनी टीचिंग्स दी, इस्लामिक कम्युनिटी में चेंजेस लाने शुरू करे, उससे पहले भी तो कुछ प्रैक्टिसेस होंगी ना जो कि वो लोग प्रैक्टिस करते होंगे। तो वो जो प्रैक्टिसेस थी, वो जो क्रियाएं थी, वो जो रीति रिवाज थे जिनको प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने छेड़ा नहीं, मतलब जो चलता आ रहा था उसको चलने दिया। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिनको उन्होंने बंद कर दिया, जिनकी बात हमने पहले करी, जो कि गलत थी। जैसे अनलिमिटेड पॉलीगैमी गलत थी, उन्होंने उसको बंद किया। तो लेकिन कुछ कस्टम्स ऐसे थे जहाँ पर वो साइलेंट रहे कि ठीक है तुम ये कर रहे हो, करते रहो। तो वो जो रीति रिवाज थे उनको भी हम कई बार आधार बनाते हैं आज के टाइम में मुस्लिम पर्सनल लॉज को बनाने के लिए। ठीक है जी। लेकिन 1937 में शरीयत एक्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि कुछ एक मैटर्स ऐसे हैं, 10 मैटर्स उसमें क्लियरली स्पेसिफाई किए गए हैं कि यहाँ पर कभी भी कस्टम्स अप्लाई नहीं होंगे, यहाँ पर सिर्फ शरीयत ही अप्लाई होगा। वैसे कस्टम्स का काम हमेशा सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ ही होता है। कभी भी अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया तो वो एक्ट वहाँ पर लागू होता है, कस्टम्स बाद में आते हैं। कस्टम्स सिर्फ तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमारे पास कोई पहले से बना हुआ कानून नहीं है। ठीक है जी। तो शरीयत कहाँ कहाँ पर लागू होता है वो 10 मैटर्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैरिज के केस में, डाइवोर्स के केस में, फिर मेंटेनेंस में, गार्जियनशिप में, गिफ्ट में, वक्फ, ट्रस्ट, इनहेरिटेंस, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स एंड डावर। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर शरीयत ही लागू होता है, कस्टम्स कभी भी लागू नहीं होते हैं। ठीक है जी। कस्टम्स लागू मेनली होते हैं रिलीजियस पर्पसेस में या चैरिटेबल एंडोमेंट्स में, किस तरीके से हमें अपने धार्मिक रीति रिवाज निभाने चाहिए या किस तरीके से हमें चैरिटी करनी चाहिए, वो सारे जो रूल्स हैं वो कस्टम्स के आधार पर तय किए जाते हैं। ठीक है जी। जैसे चादर उड़ाई जाती है वहाँ पर जो है इस्लामिक धर्म में, तो इस तरीके से। सेकेंड जो है वो जुडिशियल डिसीजंस हैं। जुडिशियल डिसीजंस जो जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ कानून बनाए थे, कुछ मुस्लिमों के लिए बनाए थे, तो उनको हम कहते हैं लेजिस्लेशंस, जो कि सरकार बनाया करती थी। और दूसरे होते हैं जुडिशियल डिसीजंस, जो कि कोर्ट डिसीजन दिया करते थे। जब भी कोई मुस्लिम उनके सामने आया है तो उसको क्या सज़ा दी जा रही है किस काम के लिए, तो वो भी अपने आप में एक प्रेसिडेंट के रूप में बन जाता था। प्रेसिडेंट यानी कि एक ट्रेडिशन बन जाता था कि जब भी ऐसा कोई काम किया जाएगा, क्राइम किया जाएगा, तो उसकी ये सज़ा होगी या ये पनिशमेंट होगी या ये डिसीजन दिया जाएगा। तो जुडिशियल डिसीजंस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, उस समय भी हुआ करते थे, और आज़ादी के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई भी मुस्लिम के ऊपर कोई भी केस चल रहा है तो उसमें भी उसको प्राथमिकता दी जाती है। जो डिसीजन दिए गए हैं उसको देखा जाता है कि हाँ, उस समय जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने था तो उन्होंने क्या डिसीजन दिया था। उसी के आधार पर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो चेंजिंग नीड्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन सुनाते हैं। तो ये भी जुडिशियल डिसीजंस भी अपने आप में एक सोर्स है। और तीसरा जो लेजिस्लेशन मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश सरकार जो थी उसने कुछ लेजिस्लेशंस पास किए थे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 में पास किया गया था, जिसके अंदर जो बाल विवाह हुआ करता था उसको रद्द किया गया था। लेकिन जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसमें बताया गया है कि जो लड़के और लड़के की उम्र अगर 15 साल है तो वो जो मैरिज उनके बीच में हो रही है वो वैलिड होगी। जबकि जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट था उसमें लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए और लड़की की 18। तो अगर इससे कम उम्र के बच्चे या जिनकी उम्र 15 साल या उससे ज़्यादा है लेकिन इससे कम है, 21 या 18 से कम है, तो ऐसे केस में उनको पनिशमेंट दी जाएगी स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर वो शादी जो है वो वैलिड मानी जाएगी, स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर वो इनवैलिड मानी जाएगी। ठीक है जी। इस तरीके से
मुस्लिम्स के साथ डील किया जाता है। दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। देखो पहले महिलाएं जो थी मुस्लिम इस्लाम के अंदर, उनके पास ये इजाज़त ही नहीं थी किसी भी ग्राउंड के ऊपर कि वो डाइवोर्स ले सकें। तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट बनाया गया था 1939 में, जिसके अंदर कुछ ग्राउंड्स दिए गए थे कि अगर ऐसे कोई कारण बनते हैं तो आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तीसरा है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, 1986 के अंदर ये एक्ट आया था शाहबानो केस के बाद। तो यहाँ पर ये वर्डिक्ट दिया गया था कि जो महिलाएं हैं डाइवोर्स के बाद उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती हैं इद्दत पीरियड के दौरान, जो कि 90 दिनों का होता है, उस समय उनको मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। ठीक है जी, वुमेन राइट्स के बारे में बात की गई थी डाइवोर्स के बाद। चौथा है शरीयत एक्ट 1937। उसमें मैंने पहले ही बताया कि कस्टम्स जो हैं वो कभी भी उन जगहों पर लागू नहीं होंगे जहां पर शरीयत में कुछ स्पेसिफिक बात बताई गई है किसी भी इशू के ऊपर, तो वहां पर सिर्फ शरीयत लागू होती है। इसी के साथ हमारे जो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉज हैं वो ख़त्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।